अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी थायराइडाइटिस। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म कर लिया था। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं ना कि थायराइडाइटिस मतलब कि थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो गई है। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट जो है ना वो हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म में भी हो सकती है और हाइपरथायराइडिज्म में भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमारे पास क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है ना। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में हमारे पास थायराइड डिजीज़ के जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जो हमारे पास कुछ जो होते हैं वो हाइपोथायराइडिज्म कॉज करते हैं और कुछ जो होते हैं वो हाइपरथायराइडिज्म कॉज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो हाइपोथायराइडिज्म कॉज होता है ना वो मेनली हाशिमोटोस डिजीज़ हो गई। ठीक है, या सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस हो गया या सब एक्यूट लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस हो गया। ठीक है, अच्छा वो जो हाइपरथायराइडिज्म है ना वो मेनली हमारे पास ग्रेव्स डिजीज़ में होता है। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं हमारे पास हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, जिसको आप क्रोनिक लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस भी कहते हो। ठीक है, अच्छा देखो अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ है। ठीक है, ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ में क्या होता है कि हमारे पास ऑटो इम्यूनिटी जो होती है वो अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड बनना शुरू हो जाती है, मतलब एंटीबॉडीज़ जो है वो बनना शुरू हो जाती है और सेल्स डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होता है, इसकी पैथोजेनेसिस पे आ जाते हैं। ठीक है, या सिर्फ मैं आपको पहले जनरल बता दूंगा, पैथोजेनेसिस बाद में कर लेंगे। ठीक है, देखो होता क्या है कि हमारे पास पहले पिट्यूटरी ग्लैंड है तो वो हमारे पास TSH रिलीज़ करता है। ठीक है, TSH रिलीज़ होता है, TSH जो होता है वो हमारे पास थायराइड ग्लैंड में जाता है। थायराइड ग्लैंड में हमारे पास TSH के रिसेप्टर्स होते हैं एपिथेलियम पे। ठीक है, क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है, उस पर TSH के रिसेप्टर्स होते हैं। अब TSH के रिसेप्टर पर जब वो बाइंड हो जाता है ना तो हमारे पास बाकी सारा प्रोसेस होता है कि आयोडाइड जो होता है वो अंदर उसकी ट्रैपिंग होती है, फिर उसके बाद वो आयोडीन में कन्वर्ट होता है बाय परऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फिर T3 T4 बन जाता है, वो थायरोग्लोबुलिन के साथ बाइंड हो जाते हैं और सारा किस्सा होता है, ये नॉर्मली होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जब हाशिमोटोस डिजीज़ होता है ना तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि ये जो तीनों प्रोसेस हैं, एक हमारे पास TSH के साथ बाइंडिंग, ठीक है, TSH रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग ये नहीं होगी। इसके अलावा एक परऑक्सीडेशन जो हो रही थी जिसमें आयोडाइड जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, वो नहीं होगा। और इसके अलावा थर्ड चीज़ हमारे पास ये होती है कि हमारे पास थायरोग्लोबुलिन की डिस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास कुछ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं हाशिमोटोस डिजीज़ में, ये इसके सिर्फ नाम आने चाहिए। एक हमारे पास है CTLA4, ठीक है, CTLA4 जिसका पूरा नाम है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एसोसिएटेड एंटीजन 4। ठीक है, CTLA4। एंड दूसरा हमारे पास है PTPN22 PTPN22 जीन। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी पैथोजेनेसिस पे आते हैं। प्रॉपर्ली बुक में भी डायग्राम बनाई हुई है, वो भी दिखा दूंगा और यहाँ से भी कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, मतलब कि हमारे पास थायराइड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अब एंटीबॉडीज़ किन किन चीज़ों के अगेंस्ट बन रही थी। एक जो है वो परऑक्सीडेज के अगेंस्ट बन रही थी। ठीक है, जो हमारे पास परऑक्सीडेज होता है जो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है। एक इसके अलावा थायरोग्लोबुलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन रही थी और एक हमारे पास जो TSH रिसेप्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन रही थी। तो क्या है, TSH रिसेप्टर्स के अगेंस्ट, थायरोग्लोबुलिन के अगेंस्ट एंड परऑक्सीडेज के एंजाइम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ठीक है, तो एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ हो गई। इसके अलावा हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होती है, जिसमें हमारे पास CD8 पॉजिटिव T सेल्स बनते हैं जो हमारे पास इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवाते हैं। ठीक है, एंड थर्ड हमारे पास क्या होता है, इसी CD8 T सेल्स की वजह से या CD4 T सेल्स की वजह से हमारे पास जो है वो साइटोकाइंस के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। मेनली डिफरेंट मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं, प्लाज्मा सेल्स वगैरह होते हैं, उनका लेवल ज़्यादा हो जाता है। अल्टीमेटली हमारे पास ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। बुक में अब एक डायग्राम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद आगे जाते हैं मॉर्फोलॉजी की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास ये थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ऑटोइम्यून डिजीज़ होगी जिसमें हमारे पास या तो हमारे पास साइटोटॉक्सिक CD8 T सेल्स बने, ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, या CD4 T सेल्स बने। ठीक है, या हमारे पास एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। ठीक है, या हमारे पास डिफरेंट साइटोकाइंस रिलीज़ हो गए। अल्टीमेटली क्या हुआ है, थायराइड की डिस्ट्रक्शन हुई है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी पे। ठीक है, अच्छा अब इसकी मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि मॉर्फोलॉजी में क्रॉस अपीयरेंस नज़र आता है और एक हमारे पास हिस्टोलॉजिकली माइक्रोस्कोपिकली में नज़र आता है ना। तो क्रॉस अपीयरेंस में जब आप ग्लैंड को देखते हो ना तो वो आपको नज़र आता है मतलब
जो ग्लैंड होता है ना वो डिफ्यूजली इनलार्ज होता है और सिमेट्रिकली इनलार्ज होता है, मतलब पूरा का पूरा ग्लैंड एक साथ ही इनलार्ज होता है, डिफ्यूजली या सिमेट्रिकली इनलार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो होते हैं ना, जब आप इस ग्लैंड को कट करते हो ना तो आपको जो है ना ग्रे टू टैन अपीयरेंस नज़र आती है जब आप ग्लैंड को सरफेस कट करते हो, ठीक है। अच्छा, माइक्रोस्कोपिकली जब आप देखते हो ना तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पीछे भी कहा है कि CD4 का लेवल ज़्यादा होता है, CD8 का लेवल ज़्यादा हो जाता है, डिफरेंट एंटीबॉडीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, डिफरेंट साइटोकाइन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, इंटरल्यूकिन वगैरह, या हमारे पास मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल्स वगैरह रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि इसमें ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो हमारे पास क्या है कि जो जर्मिनल सेंटर है ना वो वेल डेवलप होगा, ठीक है, वेल डेवलप जर्मिनल सेंटर होगा, जर्मिनल सेंटर वेल डेवलप होगा। इसके अलावा जो हमारे पास एपिथेलियम होता है ना उसकी मेटाप्लेजिया शुरू हो जाती है, ठीक है। पहले नॉर्मली तो क्यूबॉइडल होता है ना, तो क्यूबॉइडल से बदल के हमारे पास हाईली यूसिनोफिलिक हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा उस हाईली यूसिनोफिलिक होता है, इसके अलावा उसमें जो है वो ग्रैनुलैरिटी आ जाती है, ग्रैनुलैरिटी आ जाती है, हाईली यूसिनोफिलिक हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसको आप जो है ना वो उन सेल्स को आप एक तो आप उसको हर्टल सेल्स कहते हो या ऑक्सीफिल सेल्स कहते हो, ठीक है। हर्टल सेल्स या ऑक्सीफिल सेल्स जब हमारे पास एपिथेलियम का मेटाप्लेजिया हो जाता है, जो हाईली ग्रेनुलैरिटी आ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल ज़्यादा हो जाता है इसमें, एंड हाईली यूसिनोफिलिक हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है और फाइब्रोसिस होती है बाय हीलिंग बाय फाइब्रोसिस नज़र आते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप इसकी डायग्नोसिस या क्लिनिकल फीचर्स देखते हो ना तो मतलब आपके पास क्लिनिकल एमसीक्यूज़ में इसी तरह आ सकता है कि आपको पेशेंट नज़र आएगा हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट नज़र आएगा, मतलब मेनली उसमें T3 T4 का लेवल कम नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इनिशियली कुछ नज़र आता है और लेटर ऑन कुछ नज़र आते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो आपको हाइपोथायराइडिज्म के फीचर्स नज़र आएंगे, ठीक है। ग्लैंड होगा डिफ्यूजली इनलार्ज होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है वो एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जब आप वो करोगे, सीरम टेस्ट करोगे, तो इनिशियली आपको T3 और T4 का लेवल ज़्यादा नज़र आएगा, मतलब कि ये, और TSH का लेवल कम नज़र आएगा इन कंपनसेशन, ठीक है। ये T3 T4 का लेवल आपको इसलिए ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि देखो, जब आप फॉर एग्जांपल जब ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन होती है तो उसी एट दैट पॉइंट एकदम ही हमारे पास ग्लैंड से एक आउटबर्स्ट होता है हार्मोन्स का, T3 T4 का, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज होता है, लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, लेटर ऑन जब T3 T4 एक आउटबर्स्ट हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से TSH का लेवल कम हो गया, लेकिन लेटर ऑन क्या होगा कि हमारे पास T3 T4 का लेवल कम हो गया बॉडी में, जिसकी कंपनसेशन में TSH का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमास हो सकते हैं, इसकी वजह से SLEs वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है, माइसीना ग्रेविस वगैरह हो सकता है, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं